हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज ही अपना है तीसरा लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी का और 2 लेक्चर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। थोड़ा सा गैप हो गया लेक्चर्स के बीच में, इसलिए पीछे की क्लासेस जो है वो थोड़ी रिवाइज करेंगे। बताऊंगा आपको कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको वही समझना पड़ेगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बहुत सिंपल है। बायोटेक्नोलॉजी सिंपल तो क्या ही है, लेकिन पढ़ने के लिए अपन अपने समझाने के लिए सिंपल है, बाकी तो एक्सपेरिमेंट तो क्या ही है, सिंपल है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेरे को एक जीन है, कोई भी जीन के लेवल की बातें हो रही है। देखो जीन जो है वो मुझे एक ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर, ठीक है, जीन और जीव थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे इसलिए ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूं ना, जीव को। किसी भी एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म के जीन को मुझे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन ट्रांसफर करना है तो क्या यूज करूंगा मैं? बायोटेक्नोलॉजी यूज करूंगा। मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी से मैं मेरे जैसा इंसान भी बना सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन वो अलग चीज है कि परमिशन मिलती है अलग अलग चीजों की, उसको भी अपन आगे बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करना ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। इससे वैक्सीन वगैरह बनती हैं, आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आगे बात करेंगे उनकी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? इसी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए जाते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी को जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास में एक गाय है यार, उसका दूध बढ़िया है, दूध तो वो बहुत बढ़िया देती है, दिक्कत उसके दूध के अंदर ये है कि उसके दूध के अंदर प्रोटीन नहीं है। तो ठीक है यार, तो याद है, एग्जाम्पल तो याद है। तो मैंने क्या किया था, आपको ये भी याद आया होगा जिन्होंने क्लास ली है, और क्लास ली है तो मजा भी आएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में एक गाय है, वो दूध बहुत बढ़िया देती है, मतलब 20 लीटर दूध देती है एक टाइम का। लेकिन दिक्कत ये है, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 2 टाइम दूध निकालते हैं, सुबह एक शाम को, ठीक है। तो एक टाइम का मतलब वो 20 लीटर दूध देती है। तो उसके दूध के अंदर कमी है कि प्रोटीन यार थोड़ी कम है। तो मुझे ये पता लगा कि यार इसके दूध के अंदर प्रोटीन कम है, मतलब इस गाय के अंदर दिक्कत ये है कि इसके अंदर वो जीन नहीं है जो प्रोटीन बनाता हो, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई जीन तो होता ही होगा जो प्रोटीन बनाता है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं वैसे भी। तो वो जीन उस गाय के अंदर नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसके दूध के अंदर प्रोटीन आ जाए? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जीन ढूंढना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो। बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो बहुत नॉर्मल बातें हो गई। अब बस यही बायोटेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही सिंपल करके पढ़ेंगे। तो मुझे वो जीन ढूंढना पड़ेगा यार, प्रोटीन वाला। तो मैंने ढूंढा, मुझे एक भैंस मिली, उसके दूध के अंदर यार प्रोटीन भर भर के प्रोटीन आ रहा था, भर भर के प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी नहीं है बिल्कुल। मतलब क्या हुआ कि उस भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन इस वजह से आ रहा है कि उस भैंस के अंदर वो जीन है जो प्रोटीन बनाता हो, वो जीन उस भैंस के अंदर है जो प्रोटीन बनाता हो। तो भैया जीन तो मिल गया हमें, जीन तो हमें मिल गया। अब उस भैंस के अंदर है वो जीन तो भैंस के अंदर है, वो भैंस से निकालकर अपन को गाय के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? वही तो बायोटेक्नोलॉजी है, वही तो बायोटेक्नोलॉजी की एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जीन जो है वो ट्रांसफर करना, यही तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। चलो क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, भैंस की एक सेल निकाल लूंगा मैं, निकाल ली। अब सेल के अंदर आपको पता है कि डीएनए होगा, बिल्कुल डीएनए होगा। मैंने डीएनए भी बाहर निकाल लिया। डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है यार, बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर मुझे पूरा डीएनए थोड़ी ना चाहिए, मुझे पूरा भैंस का डीएनए थोड़ी ना डालना है गाय के अंदर। मुझे तो सिर्फ वो जीन चाहिए जो प्रोटीन बनाता हो। अब मैं उस डीएनए को क्या करूंगा, उसके अंदर, उस डीएनए के अंदर क्या ढूंढूंगा मैं? उस जीन को ढूंढूंगा जो प्रोटीन बनाता हो। तो कैसे ढूंढूंगा? सबसे पहले क्या करूंगा, उसको कट मार दूंगा। किसे? कैंची से। कैंची कौन सी? मोलिक्यूलर सीजर, मुझको बताया था मैंने, आणविक कैंची। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद आया कि मैंने डीएनए को काटा था कैंची से। तो मैंने भैंस की जो सेल निकाली उसमें से मैंने डीएनए निकाला और उसको मैंने कट मार दिया, ठीक है। और मुझे वो प्रोटीन वाला जीन मिल गया यार, जीन तो मिल गया। अब उस जीन को मुझे भेजना है उस गाय के अंदर, तो क्या कि मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। किस चीज की? वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, संवाहक की जरूरत पड़ेगी। ये संवाहक क्या है? ये समझो एक गाड़ी है,
ये एक गाड़ी है जिसके अंदर अपन जीन को बैठाएंगे और वो गाड़ी जो है वो उसको छोड़ के आएगी गाय के अंदर तक, और ना सिर्फ छोड़ के आएगी वो गाय के अंदर, वो पूरी गाय के अंदर उस जीन को सप्लाई कर देगी, और अब उस गाय के जो बच्चे आएंगे ना आगे उनके अंदर भी वो जीन लेके जाएगी। तो मतलब स्पेशल तरह की गाड़ी है, ये स्पेशल तरह की गाड़ी है, सिर्फ छोड़ने का काम नहीं करती, वो उस जीन को वहां पर पूरी तरह से सेटल करेगी, ठीक है, और उसके जो बच्चे होंगे गाय के उसके अंदर भी वो जाएगी। तो फिर जो मैंने देखा ये सारा जो प्रोसेस की मैंने, तो फिर मैंने गाय का दूध निकाला, तो मुझे क्या मिला कि दूध के अंदर प्रोटीन आ रही है भैया। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ठीक है, 2 लेक्चर्स के अंदर यही बताया है। इसके कौन कौन से टूल्स हैं, टूल्स मैंने आपको बता दी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, फिर लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, फेविकोल की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो मैंने लेक्चर्स के अंदर बातें करी थी उनको देख लेते हैं। ये पीछे का रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, फिर आगे का आज का लेक्चर चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में आपको मैं डेफिनेशन बताई थी, ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, ये चलो कोई नॉर्मल बातें हैं। फिर मैंने आपको बताया पुनर्योगिक डीएनए जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको बोलते हैं, पुनर्योगिक डीएनए ये कैसे बनता है, ठीक है, शॉर्ट में आरडीएनए बोलते हैं। तो अलग अलग आनुवंशिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, पुनर्योगिक डीएनए फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ये अपन ने कोई भी एनिमल सेल ले ली, एनिमल सेल कौन सी ले रहे हैं अपन, वो एनिमल सेल जिसके अंदर अपने काम का जीन है। यार मैंने आपको बताया कि मुझे एक प्रोटीन बनाने वाला जीन चाहिए, मुझे एक ऐसा जीन चाहिए जो प्रोटीन बनाता हूं, सिंपल बात है। तो मुझे वो जीन चाहिए, तो मैंने किसका, भैंस का ले लिया। वैसे ही अपन को जो भी मतलब आपको क्या कोई डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है, कोई भी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है, तो आप क्या करोगे भाई, ऐसा जीन ढूंढोगे जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो। अगर आपको कोई ड्रग रेजिस्टेंट बनाना है तो आप ड्रग ऐसा ढूंढोगे जो ड्रग रेजिस्टेंट हो। कोई आपको वायरस रेजिस्टेंट बनाना है तो आप ऐसा ढूंढोगे पहले जीन जो वायरस रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो मुझे प्रोटीन वाला चाहिए था, तो मैंने एक एनिमल सेल ले ली, ये वही भैंस की सेल है, ये मानो ना। इसे मैंने डीएनए बाहर निकाला, डीएनए मैंने बाहर निकाला, ये डीएनए तो बहुत बड़ा था, तो मैंने क्या किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीजर आणविक कैंची है, इसकी वजह से मैंने इसके कट मार दिए, बहुत सारा कट मार दिए। अब कट मारे तो मुझे एक जीन मिला जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये मैंने जीन उठा लिया इस डीएनए से, ठीक है। एक मिनट, ये जीन मैं यहां ले आया। अब इस जीन को मैंने आपको बताया ये जीन अकेला उड़ा नहीं सकता, इसको गाड़ी में बैठाना पड़ेगा, और वो गाड़ी जो छोड़ के आएगी उसको, ठीक है। तो ये गाड़ी कौन सी है, ये इकोलाई थी। इकोलाई के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद ही रेप्लिकेट करता है, प्रतिकृति करता है, ठीक है। और ये सर्कुलर डीएनए है, ये क्या संवाहक है, यही प्लाज्मिड क्या है, संवाहक है। मैंने संवाहक क्या है, वही गाड़ी है, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब बाहर निकाल के क्या करूंगा, मैं इस पर कट मारूंगा, ठीक है। इस संवाहक पर मैं क्या लगाऊंगा, कट लगाऊंगा। कट क्यों लगाऊंगा, इसको चिपकाना है ना यार, ये जो अपने काम का जीन है इसको चिपकाना है, तो मैंने इसको कट लगाया। कट किसकी मदद से लगाऊंगा, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने पास कैंची है, कैंची की मदद से मैंने आरई की मदद से, आरई क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आणविक कैंची, इसकी वजह से मैंने कट लगा दिया। कट लगा दिया तो ये जो आपका यहां पर ये इतना क्या है, आपका प्लाज्मिड है, और ये आपका जो जीन है इसके मैंने चिपका दिया। किसकी मदद से चिपकाया, लाइगेज, ये क्या फेविकोल ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू, आणविक ग्लू है ये, ठीक है। इसकी वजह से मैंने चिपका दिया, और क्या बन गया, ये आपका आरडीएनए बन गया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब पुनर्योगज डीएनए तो बन गया, मतलब मैंने जो है भैंस का जीन भी निकाल लिया और गाड़ी में बैठा भी दिया। अब गाड़ी जो है उसको लेके जाएगी कहाँ तक, गाय तक लेके जाएगी, और उसके बाद में उसके गाय की जो सारी सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर कर देगी उस जीन को, और फिर उसके जो बच्चे आएंगे ना आगे के उनके अंदर भी वो ट्रांसफर करेगी, वो गाड़ी का काम है सारा, है ना। चलो ये देखो, ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है। अब ये गाड़ी के साथ में मैंने जोड़ दिया, इसको गाड़ी में बैठा दिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस ये गाड़ी जो है, इसको ये होस्ट कौन है, होस्ट कौन होता है, होस्ट वो होता है जिसके अंदर अपन को भेजना है। मुझे यहाँ पर गाय के अंदर भेजना है, तो गाय क्या है, यहाँ पर होस्ट है, कुछ भी हो सकता है होस्ट, जिसके अंदर भी अपन को भेजना है ना, जो कोई भी जीन अपन को जिसके अंदर भी ट्रांसफर करना है वो क्या होस्ट होगा, वो क्या होगा, होस्ट होगा। तो मुझे यहाँ पर गाय के अंदर ट्रांसफर करना, तो गाय मेरे लिए यहाँ पर क्या होस्ट है, तो ये होस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये डीएनए ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो आपका संवाहक होता है, ये वेक्टर होता है, ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। आपको लग रहा होगा तो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 लेक्चर में करवा चुका हूं, उसी को पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट है। चलो, तो मैंने आपको बताया था कि ये प्लाज्मिड जो है, वेक्टर जो है, क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ये खुद प्रतिकृति कर लेता है, इसलिए क्या है, ये खुद की कॉपी तो बनाता ही है वेक्टर। अब इस खुद की कॉपी जब बनाएगा तो इसके साथ में क्या क्या जुड़े हुए होंगे, जीन भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी कॉपी भी बनेगी, उसकी कॉपी भी बन जाएगी। अब देखो मान लो कि मुझे 100 स्टूडेंट है और मुझे क्या करने हैं, 100 स्टूडेंट को नोट्स देने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं खुद नोट्स बना लूंगा, उसके बाद में फोटोकॉपी करवा के सबको बांट दूंगा। एक तो ये हो गया। या फिर मैं ऐसा करूं कि नोट्स मेरे को क्या है, 100 बार लिखूं मैं उनको और फिर 100 एक को दे दूं। तो कौन सा सही है, एक बार लिख लिया फिर फोटोकॉपी करवा के बांट दूं, वो सही है, या फिर 100 अलग अलग बार लिख के आपको दूं, वो सही है।
एक बार लिख लिया, फोटोकॉपी करवा दी, वो ठीक है ना। वैसे ही यहां पर जीन जो है मैंने एक ही निकाला है, डीएनए से एक ही जीन निकाला यार मैंने। अब उस जीन को मुझे पूरी गाय के अंदर ट्रांसफर करना है एक ही जीन से, तो कैसे करूंगा? ऐसा थोड़ी ना कि भैंस के सारे जीन निकाल के गाय के अंदर ट्रांसफर, ऐसा थोड़ी नहीं करूंगा। एक जीन निकाल लिया मैंने, उस जीन की मैं कॉपी बनवा लूंगा और फिर कॉपी बनवाकर बहुत सारे जीन हो जाएंगे, उनको मैं गाय के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो कॉपी करवाएंगे। वो कॉपी कैसे होगी? ये देखो, ये आपका क्या है? वेक्टर है। वेक्टर क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, तो ये प्रतिकृति जब करेगा तो खुद की कॉपी तो बनाता ही, लेकिन ये साथ में अपने क्या जोड़ रखा है? ये जीन भी जोड़ रखा है ना, प्रोटीन वाला, तो ये भी क्या है? इसकी भी कॉपी बना लेगा। फिर डिवाइड होंगी सेल, तो ये अलग अलग के अंदर ट्रांसफर होता जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस आपको पता ही है, इतना मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे आपको पता लग गया भाई। दो अलग अलग डीएनए का मिलन हुआ, प्लाज्मिड और एक अपने काम का जो जीन लिया मैंने और दोनों को अपने मिला दिया और क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बनाया किसने था? वो बनाया था स्टेनले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। 1972 की बात है, इन दोनों ने बनाया था। वेक्टर कौन सा यूज किया था इन्होंने? पहला जब डीएनए बनाया था ना, पहला जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तब इन्होंने वेक्टर कौन सा यूज में किया था? अपन ने तो कौन सा लिया है? ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, है ना। लेकिन उन लोगों ने पहली बार जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तब कौन सा वेक्टर यूज में लिया था? तो उन्होंने लिया था प्लाज्मिड किसका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लिया था। क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहली बार जब उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पुनर्योजित डीएनए बनाया था, तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का वेक्टर प्लाज्मिड काम में लिया था वेक्टर के रूप में। होस्ट कौन सा लिया था उन्होंने? ई कोलाई। अपन ने कौन सा होस्ट लिया है? गाय अपन ने यूज में लिया। अपन ने कौन सा होस्ट लिया है? गाय। उन्होंने को क्या ली थी? ई कोलाई ली थी। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया? ये देखो भाई, उनका एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखा दूं। ये करवा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, बस आपको रिवाइज करवा दूं क्योंकि आज के लेक्चर में जरूरत पड़ेगी और बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था अपने लेक्चर्स के बीच में, बायोलॉजी के लेक्चर्स के बीच में, इसलिए दोस्तों। ठीक है, चलो ये क्या है? मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या है वेक्टर कौन सा यूज में लिया था? ये वेक्टर इन्होंने यूज में लिया बैक्टीरिया कौन सा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड। प्लाज्मिड निकाल लिया, 12 निकाल लिया जी। इधर क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये पूरा डीएनए, इतना डीएनए होना चाहिए अपने को, तो कट लगाएंगे तो उसमें कट किसकी मदद लगाएंगे? कैंची की मदद से। कैंची कौन है? आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दोनों के अंदर कट लगाएंगे किसकी मदद से? आरई की मदद से। ठीक है, इसके अंदर भी कट लगाएगा, छोटा सा टुकड़ा आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ कट लगाया और फिर इस टुकड़े को मैं चिपका दूंगा यहाँ पर किसकी मदद से? लाइगेज की मदद से। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इसके साथ में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आपका आरडीएनए बन गया। इस आरडीएनए को अपन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। होस्ट कौन है भाई? ई कोलाई होस्ट थी उनके लिए, स्टानले कोहान के लिए, है ना, हर्बर्ट बोयर और स्टानले कोहान। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां ट्रांसफर कर दिया? ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये ई कोलाई जो है ना, ये रेजिस्टेंट हो गई किसकी वजह से? क्योंकि अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया इस ई कोलाई के अंदर। तो अब ये क्या हो गई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई बन गई। अब इस पे आप कितनी एंटीबायोटिक डाल दो, ई कोलाई जो है वो मरेगी नहीं। चलो, ये अपन ने क्या था? अब बात करें स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो क्या क्या स्टेप्स होंगी? मैंने अपनी गाय को है जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप करी? सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे कौन सा जीन चाहिए, मुझे कौन सा जीन चाहिए, मेरी जो डिजायर है, डिजायरेबल जीन जो है वो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे प्रोटीन बनाने वाला जीन चाहिए, ये मेरा डिजायरेबल था, वांछनीय जीन यही था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? ढूंढा। उस जीन को कहाँ मिला? मुझे भैंस के अंदर मिला। तो मैंने भैंस का जो डीएनए है उससे मैंने वो जीन निकाला। सबसे पहली स्टेप यही आएगी, वांछनीय जो जीन है, जो डिजायरेबल जीन है के साथ अपन डीएनए की पहचान करेंगे। तो मैंने भैंस के अंदर वो कर ली थी। अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि इस भैंस और गाय का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं थोड़ा सिंपल रहे ना, वरना मैं ई कोलाई बैक्टीरिया का लूंगा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये थोड़े बड़े जानवर है तो अपने को आसानी रहेगी समझने में ना। फिर दूसरी स्टेप क्या आएगी? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। दूसरी क्या है कि जो अपन ने भैंस का डीएनए जो आइडेंटिफाई किया, पहचान करी है, उस डीएनए को अपन बाहर निकाल लेंगे और फिर उस जीन उसमें से उस डीएनए में से अपन जीन निकाल लेंगे, उस जीन को अपन गाय के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ये दूसरी स्टेप आई थी अपनी। तीसरी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए। अब आपने जो जीन डाला उस गाय के अंदर, उसको डालने से मतलब नहीं है यार, उसको डालने के बाद में उसको मेंटेनेंस भी होना चाहिए ना, उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए कि भाई गाय के अंदर पूरी तरह से वो जीन जाए, अपना इफेक्ट भी दिखाए और अपन दूध निकाले तो उसके अंदर प्रोटीन भी आए। वरना जीन डालने का क्या मतलब? भाई प्रोटीन आ ही नहीं रही तो जीन डालने का क्या मतलब? ठीक है, और उसके जो बच्चे आएंगे आगे के उस गाय के, उनके अंदर भी वो जीन जाना चाहिए, तभी अपनी बायोटेक्नोलॉजी है जो वो सफल होती है, जेनेटिकली जो मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है वो सफल होता है। ठीक है, तो तीसरी स्टेप ये मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, उनके संतति के अंदर भी वो जीन जाना चाहिए। चलो, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से साधन अपन को चाहिए? मान लो मेरे को कोई मैकेनिक बनना है, ठीक है, तो मेरे को क्या क्या होनी चाहिए? मेरे पास पेचकस होना चाहिए, पाने होने चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अपन को बायोटेक्नोलॉजी करनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो अपने पास में कौन कौन से साधन होने चाहिए, तो वो देखो सबसे पहले अपने पास में कैंची होनी चाहिए। कैंची कौन सी, नॉर्मल कैंची नहीं, कपड़े काटने वाली कैंची नहीं, अपने पास में कैंची होनी चाहिए, आणविक कैंची होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर होनी चाहिए, जिससे डीएनए कट जाए, वो वाली कैंची चाहिए। वो वाली कैंची कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, आणविक कैंची है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहली चीज तो अपन को यही चाहिए, तो पहला साधन ये होगा, पहली टूल तो ये होगी। दूसरा क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए अपन को, ठीक है। पॉलीमरेज में भी कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, 1। और फिर अपन को क्या चाहिए, लाइगेज। लाइगेज के काम आएगा, काटने के बाद में चिपकाना भी तो पड़ेगा ना, तो चिपकाने के लिए फेविकॉल थोड़ा यूज में लेंगे, तो वहां पर क्या लेंगे अपन, मोलिक्यूलर ग्लू यूज में लेंगे। आणविक ग्लू क्या है, वो है आपकी लाइगेज, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या चाहिए, संवाहक, ठीक है। संवाहक क्या है, मैंने आपको बताया कि ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर अपन जीन को बैठाएंगे और बैठा कर क्या करेंगे, वो गाड़ी कहां छोड़ के आएगी, उसको होस्ट के अंदर छोड़ के आएगी, ठीक है। तो संवाहक क्या है, एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर अपन जीन को बैठाएंगे और जीन को वो गाड़ी कहां छोड़ के आएगी, होस्ट के अंदर छोड़ के आएगी। तो वो क्या होती है, संवाहक या फिर वेक्टर, इसको मॉलिक्यूलर व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल आप समझते हो, ठीक है। होस्ट, और क्या चाहिए अपन को, होस्ट चाहिए। भाई किसके अंदर डालना है वो भी तो चाहिए ना अपन को, किसके अंदर डालना है। अपने डीएनए वीएनए सब कर लिया, अब अपन को वही नहीं पता डालना किसके अंदर, ये डीएनए जीन निकाले सब कर लिया, लेकिन अपन को ये नहीं पता डालने किसके अंदर, तो होस्ट भी होना चाहिए ना अपने पास में, तो होस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अपने पास में होनी चाहिए। ये क्या साधन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के। अब बात करें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपने सुन लिया बहुत बार, मेरे मुंह से भी सुन लिया ना, कि ये प्रतिबंधन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आणविक कैंची बोलते हैं इसको। लेकिन ये है क्या यार, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, ये है क्या, कैसे इसकी डिस्कवरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय आर्बर, 1963 की बात है, 1963 की बात है। एक साइंटिस्ट है आर्बर, उन्होंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। कैसे बताया उन्होंने, ई कोलाई में बैक्टीरियोफाज की वृद्धि रोकने वाले 2 एंजाइम मिले, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि एक बैक्टीरियोफाज नाम का एक वायरस है, ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज है, एक वायरस है, जो किसको मारता है, वो किस पर इफेक्ट दिखाता है, अपना बैक्टीरिया पर इफेक्ट दिखाता है। किस पर दिखाता है, बैक्टीरिया पर इफेक्ट दिखाता है। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई जो है, इस पर वो बैक्टीरियोफाज अपना असर नहीं दिखा पा रहा, अपना असर दिखा नहीं पा रहा। तो उन्होंने सोचा यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बैक्टीरियोफाज इतना पावरफुल वायरस है, ये इस ई कोलाई पर अपना असर क्यों नहीं दिखा पा रहा। तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी, तब उन्होंने इसकी अंदर घुसे वो और देखा कि ये जो ई कोलाई है, इस पर जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज वायरस अटैक करता है और अपना आरएनए जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ही इसके अंदर डालता है, तो ये जो ई कोलाई है ना, ये इसका कट लगा देती है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल उसको पूरा काट देती है। अच्छा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने सोचा यार ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये ई कोलाई का, ये ई कोलाई के अंदर जाते इसका जेनेटिक मटेरियल कट क्यों जा रहा है। अच्छा, तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि कुछ ना कुछ तो इस ई कोलाई के अंदर बात है। तो फिर उनको पता लगा कि इस ई कोलाई के अंदर क्या होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। वो किस काम आता है, वो काम आता है डीएनए पर कट लगाने का काम करता है। वो क्या करता है, डीएनए पर कट लगाने का काम करता है। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और दूसरा एंजाइम कौन सा है, मिथाइलेज। वो क्या काम करता है, वो डीएनए पर क्या जोड़ देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। क्या करता है, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। तो देखो जैसे ही इस बैक्टीरियोफेज ने इस पर अटैक किया, ये अंदर आया जेनेटिक मटेरियल, इस पर क्या लग गए, कट लग गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या मिला, ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम है, एक है डीएनए को काटने वाला, कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। डीएनए को काटने वाला कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और दूसरा है आपका मिथाइलेज, जो डीएनए पर क्या जोड़ देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। फिर उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यार ये बैक्टीरियोफेज का जो आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, उसको तो काट दे रहा है, लेकिन इस ई कोलाई के अंदर खुद के अंदर भी तो डीएनए है, उसको क्यों नहीं काट रहा। जब ये दूसरे का काट सकता है तो खुद का भी काटना चाहिए ना। अगर इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम है ही कि भैया ये डीएनए को नहीं छोड़ेगा, डीएनए को काटेगा ही, ठीक है, इसके अंदर ऐसा एंजाइम है, तो ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काट रहा। तो उनको एक चीज पता लगी कि खुद के डीएनए को इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि इसके अंदर दूसरा एंजाइम जो मिथाइलेज है ना, क्या कर रहा है, डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। डीएनए पर क्या कर देता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है। तो ई कोलाई का खुद का जो डीएनए है ना, उस पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है किसी डीएनए पर, तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो अपनी जो कैंची है वो काम नहीं करती, फिर उसके बाद में वो काटती नहीं है, ठीक है। डीएनए पर जब मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसके बाद में जो कैंची है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अपन को इस मिथाइलेज वाले से तो मतलब नहीं था, मिथाइल ग्रुप थोड़ा ऐड करना था, अपन को तो कैंची चाहिए थी। अपन को तो अपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए अपन को क्या चाहिए थी, कैंची चाहिए थी। अपन को तो डीएनए को काटने का साधन चाहिए था, तो अपने को क्या मिलेगा, ये डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है वो मिलेगा, कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। चलो
अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियेज। दोनों में क्या फर्क है ध्यान से देखना। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो प्रतिबंधन जो एंजाइम है, जो काटने वाले जो एंजाइम है, वो दो टाइप के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज जो है वो डीएनए के साइड में कट मारते हैं। एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर की तरफ, डीएनए के बाहर की तरफ कट मारेंगे। और वहीं बात करें एंडोन्यूक्लियेज तो वो बीचों बीच कट मारेगा। वो कहां मारेगा? डीएनए के बीचों बीच कट मारेगा। देखो यहां पर ये क्या है, एक डीएनए है, ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लियस है, बाहर की तरफ कट मारेगा, बाहर की तरफ कट लगाएगा। वहीं बात करें एंडोन्यूक्लियस की तो ये बीचों बीच कट मारता है। फिर आगे बात करें अपन, सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंजाइम है, पहला प्रतिबंधन एंजाइम था वो कौन सा था? हिंद सेकंड। पहला प्रतिबंधन जो एंजाइम था वो कौन सा था? हिंद सेकंड। हिंद फर्स्ट नहीं था, हिंद सेकंड था पहला प्रतिबंधन एंजाइम। और ये प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, ये क्या काम कहां करते हैं? ऐसा नहीं कि कहीं भी कट मार देते, कहीं भी कट मार देते हैं डीएनए के अंदर, ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं? रीड करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को। डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उस क्रम को ये क्या करते हैं? पढ़ते हैं, रीड करते हैं और फिर उसके हिसाब से कट लगाते हैं। उसके हिसाब से, ऐसे नहीं कि कहीं भी काट दिया यार, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। पूरा उसको रीड करते हैं डीएनए को, उसके बाद में उस पर कट लगाते हैं। ये जब रीड करते हैं तो क्या करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रीड करते हैं। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है अभी बताऊंगा। आज के टाइम पर 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो है उसकी खोज हो गई है। कहां से खोज हुई? 230 से अधिक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाले जा चुके हैं। तो ये आपको डेटा याद रख लेना है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम आया तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता देता हूं क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो आप राइट से पढ़ो तो भी सेम पढ़ा जाए और लेफ्ट से पढ़ो तो भी सेम पढ़ा जाए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उसको कहा जाता है जो आप राइट साइड से पढ़ लो, चाहे सीधा पढ़ लो चाहे वो उल्टा पढ़ लो, आपको वो सेम ही पढ़ने में आएगा। ऐसा कौन सा वर्ड एग्जांपल दिया गया है? मलयालम का। मलयालम जो वर्ड है उसको आप राइट साइड से पढ़ लो चाहे लेफ्ट साइड से पढ़ लो, सेम ही पढ़ा जाएगा वो। देखो मलयालम में MALAYALAM, ठीक है, लेफ्ट साइड से पढ़ने पर भी ये आ रहा है, और MALAYALAM राइट साइड से पढ़ने पर भी यही आएगा। तो ये क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। डीएनए के अंदर भी ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं सीक्वेंस को रीड करता है। कौन रीड करता है? ये आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंधन जो एंजाइम है, जो कैंची है, वो इसी एंजाइम को रीड करती है और फिर उसके हिसाब से कट मारती है, ठीक है। फिर यहां पर देखो, अच्छा ये कि यहाँ पर पिछली क्लास के अंदर छूट गया था, मैंने कमेंट भी आया था एक, है ना, इसका आया था कमेंट एक, यहाँ ये आएगा ना, ये गलती हो गई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो मेरे कमेंट मेरे याद है वो कमेंट। चलो ये फिर इको R1, ये इको R1 क्या है? जैसे हिंद सेकंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, प्रतिबंधन एंजाइम काटने वाली कैंची है, जैसे हिंद सेकंड एक काटने वाली कैंची है, वैसे ही इको R1 भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो भी काटने का काम करता है। वो भी क्या करता है? काटने का ही काम करता है, ठीक है। तो ये देखो इको R1 कहां काटता है? ये देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। देखो इसको इस साइड से पढ़ लो चाहे इस साइड से पढ़ लो, सेम ही आएगा। देखो GAATTC GAATTC सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो ये क्या है? इको R1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको कट मारेगा। कहां कट मारेगा? यहां कट मारेगा, एक कट यहां मारेगा, एक कट यहां मारेगा, ठीक है। ये इको R1 हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वो अलग अलग टाइप से कट मारता है। तो इको R1 जो है वो एक कट यहां मारेगा, एक कट यहां मारेगा। तो कट जब मारेगा, यहां कट मारेगा तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ये जो दोनों बने इनको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब एक है हिंद सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको ना, वो हिंद सेकंड क्या करता है? वो ऐसे साइड से नहीं काटता, वो बीचों बीच काटता है, वो बीचों बीच काट देता है ना। तो हिंद सेकंड का अलग तरीका है, इको R1 का अलग तरीका है काटने का, ठीक है। अब बात करें इन प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है यार, है ना, कि हिंद सेकंड, इको R1, इनका नाम ऐसे पड़ता कैसे है? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि किसी के नाम पर तो लग नहीं रही है, किसी के नाम पर तो लग नहीं रहे, तो कुछ तो नाम का होगा कि हाँ कैसे नाम रखे जाए इनके। तो नाम रखने का सिंपल सा क्या तरीका है? नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है? तो देखो पहला जो लेटर आएगा ना, पहला जो लेटर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहला जो अल्फाबेट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। पहला जो अल्फाबेट होगा वो जीनस को। फिर आगे के दो अल्फाबेट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को।
स्पीसीज को दर्शाएगा। उसके बाद में जो अल्फाबेट आएगा वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है स्ट्रेन को। ठीक है, इनका स्ट्रेन कौन सा, जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आए थे ना, स्ट्रेन आए थे, वैसे ही वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर बात करें एक रोमन लैंग्वेज में से हिंद सेकंड इको R1, ये रोमन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये जो नंबर है ये रोमन लैंग्वेज में जो नंबर लिखे हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से ऑर्डर में ये बाहर निकाले गए, आइसोलेट किए गए हैं। तो यही देखो हिंद सेकंड का नाम भी ऐसा रखा गया है। H जो है पहला जो लेटर मैंने आपको बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है। तो वो जीनस कौन सा है, हीमोफिलस। ठीक है, और फिर आगे के जो दो लेटर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज को। IN किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज को। ये क्या है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर बात करें D, तो D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को। वहीं बात करेंगे रोमन लैंग्वेज में सेकंड है तो क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करें इको R1 की, तो इको R1 मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो दर्शाता है किसको, आपके जीनस को। आगे के दो अल्फाबेट जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीसीज को। फिर उसके आगे जो अल्फाबेट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को। और जो रोमन में लिखा हुआ वो क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये एस्केरिया कोलाई RY13 से। चलो ये बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन देख लो। ठीक है, कोई नहीं, और रिवाइज करना जरूरी था। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, ये देखो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, ये वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर का डीएनए। ठीक है, और ये आपका फॉरेन डीएनए। इस डीएनए के अंदर क्या है, अपने काम का जीन है, तो इसके दोनों के अंदर कट लगाना पड़ेगा। वेक्टर के अंदर भी अपन कट लगाते हैं और फॉरेन डीएनए के अंदर भी कट लगाते हैं। जो अपने काम का, मैंने भैंस से डीएनए निकाला था वो क्या फॉरेन डीएनए है, और मैंने प्लाज्मिड लिया था वो क्या वेक्टर डीएनए है। ठीक है, तो दोनों के अंदर कट मारना पड़ा अपन को, दोनों के अंदर कट मारना पड़ेगा, तभी तो आपस में चिपकाएंगे। तो अपन ने इको R1 की मदद से कट लगाया, तो इको R1 आपको पता है एक कट यहाँ मारता है, एक कट यहाँ मारेगा, इसके भी एक कट यहाँ मारेगा, एक कट यहाँ मारेगा। तो फिर आपस में इनको अपन यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, ये स्टिकी एंड बोला इनको, देखो स्टिकी एंड, इनको फिर आपस में यहाँ चिपक जाएंगे। चलो, और ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए कौन सा, मैंने भैंस से जो निकाला था वो फॉरेन डीएनए है, और प्लाज्मिड लिया था वो क्या वेक्टर डीएनए है। फॉरेन डीएनए के अंदर अपने कट लगाई, कट किसकी वजह से, कैंची अपने पास में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, कैंची अपने पास में, उसकी वजह से अपने कट लगा दिए। और ये अपन को जीन मिल गया, इस वेक्टर के अंदर भी हमने कट लगा दिया। और फिर इस जीन को मैं यहाँ किसकी मदद से, लाइगेज, लाइगेज क्या फेविकोल का काम करेगा, उस लाइगेज की मदद से अपन ने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया, चिपका दिया। इस वेक्टर के अंदर मैंने इस जीन को यहाँ पर चिपका दिया, देखो चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करते हैं अपने, होस्ट के अंदर भेजते हैं, होस्ट के अंदर भेजते हैं। यहां पर क्या ले रखा है, इकोलाई, इकोलाई को क्या ले रखा है, एज ए होस्ट ले रखा है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा इस होस्ट के अंदर, तो ये इसके अंदर आ गया। फिर ये सेल्स डिवाइड करेंगी और इसके अंदर भी वो जीन चला जाएगा। ठीक है, चलो ये बातें अपन कर चुके थे लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर। अब स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर। ठीक है, ये आपको बताना जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि बीच में गैप भी आ गया था, और इसको रिवाइज करना भी जरूरी था, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आ जाएगा। चलो, और आपका रिवीजन हो गया। क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं अपन ने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर ली, प्रतिबंधन एंजाइम की बात कर ली कि भैया कैंची की जरूरत कैसे है, वो अपन ने बात कर ली। कैंची कैसे काम करती है, कैसे काटती है, कैसा नाम पड़ा, उसका सारी बातें कर ली अपन ने। अब बात करेंगे संवाहक की, वो गाड़ी, उस गाड़ी की बात करेंगे जो गाड़ी उसको बैठाएगी जीन को और फिर छोड़ के आती है। ना सिर्फ छोड़ के आती है उसको गाय के अंदर या फिर कोई भी होस्ट के अंदर, ना सिर्फ छोड़ के आती है, छोड़ने के साथ साथ में उसको वहां पर रहने के लिए सेटल करेगी, और उसके आगे के जो बच्चे आएंगे उनके अंदर भी लेके जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये। तो ये क्या, क्लोनिंग वेक्टर, संवाहक की बात करेंगे, संवाहक की बात करते हैं। चलो आ जाओ। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज में क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण के से स्वतंत्र बैक्टीरिया कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके अंदर क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए से कोई मतलब नहीं है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, ये जो प्लाज्मिड होता है, इसको क्रोमोसोमल जो डीएनए है उससे कोई मतलब नहीं है। ये खुद क्या कर सकता है, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ये भाई बात यहां बोल रखी है, प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफाज के फाज जो है उनके अंदर क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसके नियंत्रण के अलावा, ठीक है, उससे स्वतंत्र मतलब उसको छोड़ के, उसके कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में, क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं है काम। ठीक है, बैक्टीरिया कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति की क्षमता होती है, मतलब ये खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं, बता चुका हूं आपको। कुछ प्लाज्मिड में प्रति कोशिका केवल 1 या 2 प्रतियां, मतलब प्रतियां क्या होती है, कॉपी। ठीक है, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, कुछ प्लाज्मिड वेक्टर ही है, प्लाज्मिड क्या वेक्टर ही है, तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो क्या है 1 या फिर 2 कॉपी बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो 15 से 20 कॉपी बना सकते हैं।
ठीक है। तो कुछ प्लाज्मिड, कुछ वेक्टर तो ऐसे हैं जो एक या फिर दो ही कॉपी बनाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो 15 से 100 कॉपी भी बना देते हैं, ठीक है। फिर बात करें, ये देखो ये लाइन क्या लिखी हुई है, डीएनए से एक एलियन टुकड़े को, डीएनए के एक एलियन टुकड़े को, ये एलियन टुकड़ा क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को, कि अपने लिए कोई दूसरे ग्रह के अंदर लोग रह रहे हैं, दूसरे ग्रह के अंदर लोग रह रहे हैं और अपन धरती पर रह रहे हैं, तो अपने लिए वो लोग क्या हो गए, एलियन हो गए, दूसरे ग्रह वाले लोग क्या हो गए, एलियन हो गए। मतलब कोई भी बाहर की चीज है, कोई भी बाहर की चीज है उसको अपन एलियन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, जल्दी बताओ मुझे, कोई भी बाहर की चीज है उसको एलियन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। जैसे अपना देश है, ठीक है, और वहीं बात करें चाइना, चाइना अपने लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया या नहीं हो गया, फॉरेन हो गया या नहीं हो गया, मतलब बाहर की चीज है उसको अपन एलियन भी बोल सकते हैं, उसको फॉरेन भी बोल सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई भैया, ये बात तो समझ में आ गई। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने भैंस का जो डीएनए निकाला था, ठीक है, मैंने जो भैंस का डीएनए निकाला था वो उस होस्ट के लिए और उस वेक्टर के लिए तो एलियन डीएनए है या नहीं है, ठीक है, उस गाय के लिए तो वो एलियन डीएनए है या नहीं, क्योंकि बाहर का यार, उस गाय का थोड़ी ना है, वो बाहर का है, ठीक है, भैंस का है, तो वो एलियन डीएनए हो गया, फॉरेन डीएनए हो गया, है ही ना फॉरेन डीएनए। तो वही बात है कि डीएनए के एक एलियन टुकड़े को, ठीक है, डीएनए का एक एलियन टुकड़ा, मतलब जो बाहर का डीएनए, भैंस का मैंने डीएनए निकाला वो क्या है, एलियन डीएनए, उसका मैंने एक टुकड़ा लिया, मुझे वो जीन चाहिए यार, मैंने छोटा सा टुकड़ा तो लिया था, उस पूरा डीएनए थोड़ा चाहिए मेरे को, कट मारा मैंने और मुझे एक टुकड़ा मिला, मैं वो टुकड़े को क्या करूंगा, बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ दूंगा, बिल्कुल जोड़ दूंगा, ये अपन कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी बातें पर कर चुके हैं, बस रिपीट हो रही है ना, जोड़ दूंगा। हम इसकी संख्या को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज की प्रतिलिपि संख्या के बराबर गुणा कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भैया ये प्लाज्मिड होते हैं और ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर आपको पता है कि सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति करता रहता है, तो प्रतिकृति करेगा तो खुद की कॉपी बनाएगा, और जब खुद की कॉपी बनाएगा तो इनके साथ में जब जीन जोड़ देंगे तो ये जीन की भी कॉपी बनाएंगे। ये बात कर चुके या नहीं कर चुके, थोड़ी देर पहले रिवाइज इसीलिए करवाया मैंने कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यहां पर ये देखो, यहां पर देखना कि जब ये खुद रेप्लिकेशन करेगा ना, प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेशन करेगा तो ये क्या है, और भी जीन इसके साथ में अगर अपन जीन जोड़ देंगे तो खुद की कॉपी बनाएगा, तो जीन की भी कॉपी बनेगी, ठीक है। तो वही काम है वेक्टर का, ठीक है। ये वेक्टर को अपन मोटा मोटी पढ़ चुके हैं अपन वेक्टर को, बस उसको अगर डिटेल में थोड़ा सा बताना है वो बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, बस ऊपर की बातें पढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा डीप जाके थोड़ा सा देख के आना है क्या सिस्टम है, ठीक है। तो अपन उसकी प्रतिलिपि के बराबर संख्या गुणा कर सकते हैं, भाई खुद वो बैक्टीरियोफेज जो वेक्टर होगा, जो भी प्लाज्मिड है, अगर वो खुद की कॉपी बनाएगा, उसके साथ में जुड़ा हुआ जीन है उसकी भी कॉपी बनी जाएगी साथ में, है ना। चलो, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले वेक्टर को इस तरह इंजीनियर किया जाता है, आज के टाइम पर जो वेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह नेचुरल नहीं होते, वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आज के टाइम पर जो वेक्टर बनाए जाते हैं वो इस तरह से इंजीनियर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से बनाए जाते हैं वो, जो कि फॉरेन डीएनए जो अपने भैंस का डीएनए निकाला वो फॉरेन डीएनए ही हो गया ना। फॉरेन डीएनए को आसानी से जोड़ सकते हैं उसको, आज के टाइम पर जो वेक्टर बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि भाई कोई भी दूसरा जो डीएनए उसके साथ में आसानी से जुड़ जाए, जुड़ने के बाद में पुनर्योगज और अपुनर्योगज का चयन करने में मदद करे, कि भैया पुनर्योगज कौन सा है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, उसका भी पता लगना चाहिए ना अपन को। अभी आगे बताऊंगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आगे बताऊंगा मैं। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, पुनर्योगज और अपुनर्योगज के बीच में डिफरेंस भी बता सके अपन को, है ना, दोनों में अंतर, दोनों में कौन सा है भाई, अपन को तो कौन सा चाहिए, पुनर्योगज चाहिए अपन को, तो पुनर्योगज ही चाहिए अपन को अपुनर्योगज का क्या काम करेंगे अपन, अपुनर्योगज का काम ही क्या अपने पास है, अपन को तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, आरडीएनए चाहिए, अपन को तो पुनर्योगज चाहिए। तो पुनर्योगज और अपुनर्योगज में फर्क क्या है वो भी अपन को कौन बताएगा, ये वेक्टर बता देता है। कैसे बताएगा अभी बताऊंगा आपको। चलो आ जाओ, वेक्टर की आवश्यक विशेषताएं। अब वेक्टर की आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, मतलब वेक्टर, उस बढ़िया वेक्टर तभी उसको बोलेंगे जिसके अंदर ये सारी विशेषताएं होंगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, बढ़िया वेक्टर बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं, सबसे पहली क्या है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ठीक है भाई, नाम देखो, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। बताऊं आपको, थोड़ी देर मैंने आपको बता भी चुका हूं, आपको पता भी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताया था मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, बता चुका हूं कि वेक्टर पर क्या एक साइट होती है, एक जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस काम आती है, रेप्लिकेट कराने में। मैंने आपको बताया कि खुद की कॉपी बनाता है, ये जो वेक्टर होता है वो खुद की कॉपी बनाता है, तो वो खुद की कॉपी कौन बनवाता है, यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई का प्रारंभ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जरूरत क्यों है इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, इसकी जरूरत क्यों है,
इस ओराई की जरूरत क्यों है? इस ओराई की जरूरत इसीलिए यार, कॉपी कौन बनाएगा? यही तो बनवाएगा, यही तो बनवाएगा। तो अगर वेक्टर के अंदर यार ये ओराई नहीं है, ये ओराई नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो फिर उसकी कॉपी बनेगी कैसे? अगर वेक्टर की कॉपी नहीं बनेगी तो उसके साथ अपने जो जीन जोड़ा है उसकी भी कॉपी नहीं बनेगी, उसकी भी कॉपी नहीं बनेगी। इसलिए ओराई का होना जरूरी है। जब ओराई रहेगी तो इसके साथ में अपन जो जीन जोड़ेंगे वेक्टर के साथ में, उसकी भी कॉपी बनेगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो तो क्या होनी चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो होनी चाहिए। आप हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी के शौक में प्रतिकृति है उसकी उत्पत्ति, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए वेक्टर के अंदर? दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है भैया? सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है। और अपन इंग्लिश में बात करें सिलेक्टेबल मार्कर की, ठीक है। तो देखो वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तब उसको अपन बढ़िया वेक्टर बोल सकते हैं। तो सबसे पहली तो ओराई होनी चाहिए, ओराई है तभी वो वेक्टर है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं उस वेक्टर का। दूसरी चीज उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है भैया? सिलेक्टेबल मार्कर अपन को ये बताएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा आपका पुनर्योगज है और कौन सा आपका अपुनर्योगज है। बोलो ये क्या भैया? ये क्या है? अभी बताता हूं, देखो अभी बताता हूं आपको। सिलेक्टेबल मार्कर किस काम आएगा अपना? एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए। ये देखो भाई, ये अपना क्या है? वेक्टर है। ये अपना वेक्टर है, एक मिनट, ये अपना क्या है? वेक्टर है। इस वेक्टर पर मैंने क्या जोड़ दिया? ये जोड़ दिया मैंने, जीन जोड़ दिया इस पर, ठीक है। और एक वेक्टर मान लो ये ऐसा है, इसके साथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ। ये तो क्या है? आपका रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। और ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अपन को कौन सा चाहिए? अपन को तो रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए, अपन को तो रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए। अब देखो जब इतना काम हो रहा है ना, तो आपको पता है कि ये बहुत छोटी लेवल की बातें हो रही हैं। अब देखो आपको बैक्टीरिया ही अपनी आंखों से नहीं दिखता, अपनी आंखों से तो अपन को बैक्टीरिया ही नहीं दिखता, तो उसका डीएनए जो है वो कितनी छोटी लेवल की बातें होगी ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत प्रिसाइजली काम होता है कि भाई अपन को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता एक ही बनेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट भी रहेंगे, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट ऐसे भी कुछ वेक्टर रहेंगे जिनके अंदर डीएनए नहीं जुड़ पाएगा, अपना डीएनए जो है वो नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। अपन ने क्या किया? अपन ने देखो एक बीकर लिया, अपन ने, एक मिनट, अपन ने क्या लिया? एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या है? वेक्टर, अपना वेक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? जीन डाल दिया अपना। क्या डाल दिया? ये मान लो मैंने जीन डाल दिया, ये जीन ये मैंने डाल दिया। और इस जीन को डालने के बाद में मान लो कंडीशन ये हुई कि ये एक ये अपना क्या है? बीकर है। इस बीकर के अंदर एक जो प्लाज्मिड जो है ना, एक वेक्टर है, इस पर तो ये जीन लग गया, इस पर तो ये जीन लग गया, और दूसरे के अंदर नहीं लगा, दूसरे के अंदर नहीं लगा। पॉसिबिलिटी है यार, पूरी पॉसिबिलिटी तो है ही, दोनों की 50-50 चांसेस है। तो अपन को कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसको पता कैसे लगेगा? इसी को पता लगाने में कि भाई आपका रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा पुनर्योगज, जिसको क्या बोलेंगे? पुनर्योगज। रिकॉम्बिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्योगज। और नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या बोलेंगे? अपुनर्योगज। तो आपका पुनर्योगज कौन सा? अपन को तो पुनर्योगज चाहिए, रिकॉम्बिनेंट चाहिए अपन को, क्योंकि उसी के अंदर तो अपना जीन काम का, ठीक है। तो अपना जो पुनर्योगज है वो कौन सा है और अपुनर्योगज कौन सा है, ये बात कौन बताएगा? ये बात बताता है आपका ये सिलेक्टेबल मार्कर बताता है। कौन बताता है? सिलेक्टेबल मार्कर बताएगा, ठीक है। तो ओराई के अलावा संवाहक को एक सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होती है। ओराई तो होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो तो होनी ही होनी चाहिए, उसके बिना तो कोई काम मतलब ही नहीं है, काम का आपका वेक्टर काम का है ही नहीं, है ना। तो ये वेक्टर के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। जैसे गाड़ी ले अपन, तो गाड़ी के अंदर ये फीचर तो होने चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर भी ये फीचर तो कंपलसरी है भाई, तभी उसको अपन वेक्टर मानेंगे। तो वेक्टर जो है उसके अंदर सबसे पहली क्या चीज होनी चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए आपकी ओराई होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए? कि उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल का मार्कर यही काम आएगा कि भैया आपका जो पुनर्योगज है और अपुनर्योगज है, ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उनके बीच में अपन को पता लग जाएगा कि भाई कौन सा क्या है, ठीक है। तो ओराई के अलावा संवाहक को एक सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होती है। ओराई के साथ साथ में आप वेक्टर को एक चीज को जरूरत पड़ती है, वो कौन है? आपका सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने और समाप्त करने में मदद करता है। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको तो क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है, खत्म कर देगा, है ना। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको तो खत्म कर देगा, अपुनर्योगज को खत्म कर देगा। और वहीं बात करें जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको क्या कर देगा? चयन करेगा, उसका जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसका चयन करेगा और उसकी वृद्धि करेगा, उसका विकास करने में अनुमति देगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेगा और जो
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट उसको खत्म कर देगा, एक उसका काम है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर का एग्जांपल बताऊं तो एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकल भी है इसके अंदर, ठीक है, और एक और है इसके अंदर एंटीबायोटिक के अंदर, ठीक है। तो अपन किसकी बात करेंगे, टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट की बात करेंगे। और एक है लेगजेड जीन, ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर हमने आपको बताया कि एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कौन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, और एक है लेगजेड जीन। इनकी आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे ये काम करते हैं, अभी देखो बस। तो दो चीजें तो आपने पढ़ ली कि वेक्टर के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। देखो मैंने आपको हेडिंग में क्या बताई थी कि ये क्या है, वेक्टर की आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, वेक्टर के अंदर होनी ही चाहिए। ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ओराई होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तीसरा क्या है, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट विद इन सिलेक्टेबल मार्कर। क्लोनिंग साइट क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पूरा वेक्टर है आपका, जी वेक्टर है, का वेक्टर है, प्लाज्मिड है, मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ठीक है, प्लाज्मिड है। इस पर एक क्या होना चाहिए, ओराई होनी चाहिए। ओराई तो है भैया, पहली चीज तो कंडीशन, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, और या फिर लेगजेड जीन हो सकता है, ठीक है, ये भी है भैया, सिलेक्टेबल मार्कर भी है। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। और ये क्लोनिंग साइट होती कहां पर है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। ये कहां होती है, क्लोनिंग साइट कहां होती है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। ये जो ब्लू कलर है, ये तो क्या है, ब्लू कलर वाला क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है आपका, और उसके अंदर आपको ये पिंक कलर के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। मतलब क्या है, यहां पर ये आपकी जो कैंची है वो कट मारती है, ठीक है। इस क्लोनिंग साइट पर क्या कट मारेगी कैंची आके, ये क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहां पर काम करता है। तो इस वेक्टर के अंदर ये चीजें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली आपकी ओराई होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो रेप्लिकेशन में मदद करेगी। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर किस काम आएगा भाई, पुनरेगज कौन है, पुनरेगज कौन है, दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए, पर को पता लगे कि भाई पुनरेगज, अब देखो अपन ने पुनरेगज बनाना था और वहां अपुनरेगज भी था, अपन ने निकालकर अपुनरेगज जो है वो डाल दिया और कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो क्या मतलब, अपनी जो प्रोसेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन को पुनरेगज जो वो अपन को अलग कर दे, उसके लिए कौन है, सिलेक्टेबल मार्कर है, वो सिलेक्ट कर देता है। फिर बात करें तीसरा, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग स्थल क्या है, कहां होता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर ये होता है। कहां होता है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। ये देखो, ये ब्लू कलर के अंदर पूरा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है, और इसके अंदर क्या है, ये पिंक कलर में क्या है, क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं। जो कट मारने का काम होता है ना, जो कैंची जो है अपनी आणविक जो कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो प्रतिबंधन जो एंजाइम है, वो आके कट कहां मारेगा, वो कट मारेगा इस पर। ये जो पिंक वाला जो जगह है ना, ये जो पिंक वाली जगह है, यहां पर कट लगाएगा इसके, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा हो सकता है, इको R1 हिन सेकंड, तो बता चुका हूं आपको ना। चलो यहां तक समझ में आया, नहीं आया, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। फिर एनसीईआरटी में ये दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है PBR 320 और 322 का। क्या है ये, वेक्टर है भैया, क्या है, वेक्टर है ये। PBR 322 क्या है, एक वेक्टर है। ये पूरा क्या है, एक वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है, ठीक है। इस पूरे वेक्टर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस पूरे वेक्टर के, देखो वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल। सबसे पहले तो ओराई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओराई होनी चाहिए, ठीक है। ये भैया ओराई तो है, ओराई तो इसके अंदर है, बिल्कुल दिख गई मुझे, ओराई तो दिख गई। उसके बाद में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर ये मुझे दिख रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर, ये हो गया आपका सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर भी मुझे मिल गया, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर दो है यहां पर, है ना, ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर भी मिल गया मुझे। सिलेक्टेबल मार्कर के बाद में क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट होती कहां पर है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। क्लोनिंग साइट कहां होती है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर देखो भाई, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर देखा जाए तो ये पूरा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है, और एक है आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। ये दो क्या है, आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। इन सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट दिख रही है, क्लोनिंग साइट मुझे दिख रही है। टेट्रासाइक्लिन R के अंदर क्या है, एक है आपकी BAM H1, ठीक है, और दूसरी है आपकी साल्वन,
ठीक है, एक है बाम H1 और एक है साल1। ये किसकी रेस्ट्रिक्शन है, किसकी क्लोनिंग साइट है, ये इस वाले जो रेस्ट्रिक्शन, ये जो वाला जो सिलेक्टेबल मार्कर है ना, ये जो पिंक कलर के अंदर जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। इन सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या है, क्लोनिंग साइट है, ठीक है, क्योंकि क्लोनिंग साइट क्या होती है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है। बता चुका हूं आपको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर कि ये ब्लू कलर वाला क्या पूरा क्या सिलेक्टेबल मार्कर, इसके अंदर जो पिंक वाली है क्या है, क्लोनिंग साइट है। वैसे यहाँ पर देखो, ये जो पूरी पिंक वाली है ना, ये क्या है, आपकी सिलेक्टेबल मार्कर है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या है, एक बाम H1, ये कौन सा, टेट्रासाइक्लिन R, ठीक है, इसके अंदर एक है बाम H1, एक है साल1, ये क्या है, क्लोनिंग साइट है। वहीं बात करूं मैं इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले इस सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, ये पिंक वाला जो सिलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंदर कौन सी है, इसके अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट है, इसके अंदर है PVU1 और PST1, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इस क्लोनिंग साइट कौन सी होती है, सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा होता है। तो ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इस डायग्राम के अंदर, है ना, और दिमाग खराब होता रहेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर ही है, ये वेक्टर का डायग्राम है। वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ओराई होनी चाहिए, ओराई दिख रही है भैया, ओराई तो है इसके अंदर। और क्या होना चाहिए, ओराई के अलावा क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये पिंक कलर के अंदर मुझे दो क्या दिख रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं। सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, एक ये वाला कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है, और ये वाला कौन सा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। दो मुझे सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं, कौन कौन से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और एक है मुझे दिख रहा है मुझे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। अब आपको पता है कि सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या होता है, क्लोनिंग साइट होती है। क्लोनिंग साइट कौन कौन सी दिख रही है मुझे भैया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जो सिलेक्टेबल मार्कर है, उसके अंदर एक क्लोनिंग साइट है बाम H1 और एक है साल1, ठीक है। और वही बात करूं मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो है उसके अंदर मुझे एक दिख रहा है PST1 और एक दिख रहा है PVU1, ठीक है। ये दो मुझे क्लोनिंग साइट दिख रही हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। फिर ये आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, अलग अलग ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इनसे अपन को ज्यादा लेना देना है नहीं, है ना, अपन को ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि जो सिलेक्टेबल मार्कर है, उन्होंने देखो कोई भी वेक्टर है उसके अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर है उसके अंदर जो क्लोनिंग साइट होती है उसी से मतलब होता है, उसके बाहर जितनी भी क्लोनिंग साइट हो उनसे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। फिर एनसीईआरटी लिखती है इस ROP के लिए, इस रोप के लिए क्या है, ये रोप क्या है ना, तो ये रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड जब रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति करेगा, जब ये प्लाज्मिड जो है जब प्रतिकृति करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, उस टाइम पर इसको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोटीन कौन बनाएगा, ये ROP वही प्रोटीन बनाता है। ये प्लाज्मिड जो है क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, उस रेप्लिकेशन के दौरान इसको एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, वो प्रोटीन कौन बनाता है, ROP बनाता है, ठीक है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक आपको वेक्टर समझ में आया। अब चलते हैं इससे आगे चलते हैं, चलो। Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistant gene और Lagzed gene, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हेडिंग थोड़ा सा डाल लेता हूँ मैं इसको, इसी की ये जो लिखा है ना इंग्लिश में, इसी का डाल रहा हूँ। क्या हेडिंग क्या है, हेडिंग होगी आपकी इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी ना, डरो मत उससे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है अभी बताऊंगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को आपने इंसर्ट किया, अंदर डाला किसी चीज को, और उसकी वजह से क्या हो गई, इनएक्टिव हो गया, कोई चीज इनएक्टिव हो गई। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है कि कहीं पर आपने कुछ चीज इंसर्ट कर दी, अंदर डाली, और उससे क्या हुई, वो चीज इनएक्टिवेट हो गई। कोई भी चीज है वो एक्टिवेटेड थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा डाला उसके अंदर कि वो इनएक्टिवेट हो गई, ठीक है। वो क्या हो गई, इनएक्टिवेट। वही काम यहां होगा, कोई जीन अपना काम कर रहा था, कोई जीन जो है वो अपना काम कर रहा था, आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर कुछ डाल दिया, और वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो गया। वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। तो वही देखते हैं अपन। देखो जी, सबसे पहले सिलेक्टेबल मार्कर है। सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर आपको पता है क्या होता है,
सॉरी सिलेक्टेबल मार्कर बोल रहा हूं, वेक्टर है ये। क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के अंदर आपको पता है क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर होता है, बिल्कुल होता है भैया। ये आपका क्या बन गया? सिलेक्टेबल मार्कर बना रहा हूं मैं, जो ब्लू कलर के अंदर बना रहा हूं। क्या है? स्काई ब्लू है ये कलर। ये क्या आपका? सिलेक्टेबल मार्कर। चलो बन गया, सिलेक्टेबल मार्कर भी है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। ये देखो, एक चीज आपको दिखाऊं, ये सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन आर, ठीक है। और ये कौन सा? एम्पिसिलिन आर। ये एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि अगर इस जो ये वेक्टर ना, इस वेक्टर पर आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो डाल दोगे ना, कोई असर नहीं दिखाएगी, वो कोई असर नहीं दिखाएगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसके अंदर। और वहीं आप इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डाल दो, कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। ये टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या होती हैं? एंटीबायोटिक होती हैं। और यहां पर अपन किसकी बात करें? आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट। ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है एक जीन है। ये क्या है? एक जीन है। इस जीन के अंदर क्या है? रेजिस्टेंट है। किसके प्रति? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रति। अब इस वेक्टर पर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी का मतलब चाहे आप टेट्रासाइक्लिन डालो, चाहे आप एम्पिसिलिन, इन दोनों में से कोई सा भी डाल दो। जब इन दोनों में से आप कोई सा भी डालोगे तो आपको दिखेगा कि ये प्लाज्मिड पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इस वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इनके अंदर क्या है? रेजिस्टेंट जीन है। इनके अंदर क्या है? रेजिस्टेंट जीन है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने क्या किया? इसके अंदर क्या डाल दिया? मैंने जीन डाल दिया। कौन सा जीन डाला मैंने? ये मुझे कोई फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब कोई बाहर का डीएनए है ना, कोई बाहर का डीएनए, दूसरे जीव का डीएनए, कोई दूसरे जीव का डीएनए है, वो मुझे इसके अंदर डालना है। तो मैंने कट लगाया इसके अंदर, किसकी मदद से? आरई की मदद से मैंने कट लगा दिया। आरई क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, तो आपको पता लग ही गया अभी तक, है ना। कट लगाया मैंने, तो कट लगाने के बाद में क्या देखा मैंने? दो कंडीशन बन सकती है, यहां पर दो कंडीशन बन सकती हैं। दो कंडीशन बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं दो कंडीशन भैया? क्या दो कंडीशन बन सकती हैं? अभी बताता हूं क्या बन सकती हैं। अभी बताता हूं क्या कंडीशन हो सकती हैं। बस एक मिनट। एक मिनट, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अपन ने क्या किया? ये वेक्टर था अपने पास में, और मैंने इसको किसी की मदद से, आरई की मदद से, कैंची की मदद से काट दिया, और इसके साथ में क्या जोड़ दिया? ये फॉरेन डीएनए मैंने जोड़ दिया। मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर ये वेक्टर था, और मैंने क्या डाला? इसके अंदर जीन डाल दिया, और जीन डाला मैंने, और उसके बाद में मैंने लाइगेज वगैरह डाल दिया उसके अंदर। तो मैंने क्या नोटिस किया? अब यार ऐसा थोड़ी ना कि यार एक ही वेक्टर ही डालूंगा मैं ना, उसके अंदर दो तीन वेक्टर भी हैं उसके अंदर, ठीक है। वो छोटे लेवल पर काम हो रहा है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, कोई ऐसा थोड़ा ना कि इतना बड़ा वेक्टर है। तो मैंने दो तीन, उसके अंदर बहुत सारे वेक्टर थे, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भैया एक वेक्टर जो है ना, एक वेक्टर जो है वो कट तो गया, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट तो दिया, उसको काट दिया, लेकिन काटने के बाद में आपने जो लाइगेज डाला था ना, उसकी वजह से वो वापस जुड़ गया, वो वापस क्या गया? हो गया, जुड़ गया। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला उसके अंदर, ठीक है, और वो कट भी गया उसकी वजह से। यहां पर कट लग तो गया था, लेकिन कट लगने के बाद में क्या हुआ? लाइगेज भी डाल दिया आपने, चिपकने वाला भी डाल दिया, तो ये वहीं वापस चिपक भी गया, ठीक है। कुछ नहीं जुड़ पाया इसके अंदर, आपका जो जीन था ना, आपका जो फॉरेन डीएनए था, वो जुड़ ही नहीं पाया, ये वापस चिपक गया। तो ये तो वो कंडीशन है इसके अंदर, तो ये जैसा था वैसा का वैसा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि कट लगा लेकिन वापस चिपक गया। ये एक कंडीशन क्या हो सकती है? कट लगने के बाद में ये जो जीन है, ये जो फॉरेन डीएनए, ये चिपक गया इसके अंदर, ठीक है, ये लग गया इसके अंदर। अब देखो, अब देखना इसके अंदर है ना, ये क्या है आपका? AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। और ये वाला क्या है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला है, सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर रहा हूं। और ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, आप ध्यान से देखना, अगर बातें ध्यान से सुन रहे हो तो समझ में आएगा। ये जो है ना, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो
अपने पास में है। इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, ये भी बढ़िया काम कर रहा था। अब इस पर आप एम्पिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक होती है, एक टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक होती है, दोनों इस पर डालकर देख लो, कोई असर नहीं दिखाएगा, कोई असर वो एंटीबायोटिक अपना नहीं दिखा पाएंगी, इसको मार नहीं पाएंगी। क्यों नहीं मार पाएंगी? क्योंकि इसके अंदर भैया रेजिस्टेंट है, इसके अंदर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट भी टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट भी है, दोनों का रेजिस्टेंट है। वही बात करूं मैं इसके अंदर, इसके ऊपर आप एम्पिसिलिन डालोगे, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो है वो तो ऐसा का ऐसा पड़ा है। वहीं अगर मैं क्या डालूं इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन अगर मैं डाल दूंगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है, वो अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो ये बेचारा खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया खत्म? क्यों हो जाएगा? एम्पिसिलिन के लिए तो इसके अंदर क्या था, रेजिस्टेंट बना हुआ था, बरकरार था। लेकिन वही बात करें टेट्रासाइक्लिन की, तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या इंसर्ट हो गया यार, क्या इंसर्ट हो गया? ये जीन फॉरेन डीएनए जो है वो इंसर्ट हो गया। अब फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का जो जीन था, रेजिस्टेंट का जो जीन था, वो इनएक्टिवेट हो गया। तो मैंने आपको बताया ना, कोई चीज एक्टिवेटेड है, आपने कुछ इंसर्ट कर दिया, कुछ डाला उसके अंदर, वो इनएक्टिवेट हो गई। तो ये पहले से जो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट था, ये पहले एक्टिवेटेड था, लेकिन जैसे ही अपन ने इसके अंदर फॉरेन डीएनए घुसा दिया तो ये क्या हो गया, डीएक्टिवेट, इनएक्टिवेट ये हो गया। अब ये काम नहीं कर रहा। तो इससे अपन को क्या पता लगा, इससे अपन को क्या पता लगा कि सिलेक्टेबल मार्कर अपन को क्या बता रहे हैं, इससे पता क्या लगा अपन को, पता ये लग गया कि भैया जो टेट्रासाइक्लिन से मर गया ना, जो टेट्रासाइक्लिन से मर गया वो क्या है, अपना वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वही तो अपन को चाहिए था। ठीक है, मतलब इस पर टेट्रासाइक्लिन ने असर दिखाया, इस वाले पर टेट्रासाइक्लिन ने असर दिखाया, मतलब क्या है कि अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। और वही बात करूं मैं इस पर अपने टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों ने असर नहीं दिखाया, मतलब क्या है यार, यहां पर तो दोनों ही बरकरार है, दोनों ही सिलेक्टेबल मार्कर अपने काम दिखा रहे हैं। मतलब यार यहां पर तो अपना जो पुनरेगस डीएनए वो नहीं बन पाया, मतलब वो नहीं बन पाया। अपन को तो पुनरेगस डीएनए बनाना है, अपन को तो बनाना है मतलब जब आपकी एंटीबायोटिक काम कर जाए, जब आपकी एंटीबायोटिक जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो अगर काम कर गई तब तो आपका पुनरेगस डीएनए बन गया, और अगर वो काम आप नहीं कर पाई तब आपका नहीं बना। वापस बोल रहा हूं, ये प्लाज्मिड क्या है यार, प्लाज्मिड है क्या, बैक्टीरिया से तो निकाला अपन ने, बैक्टीरिया से ये तो ही निकाला है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से निकाला तो अपने एंटीबायोटिक अपने पास में, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। एंटीबायोटिक इस पर डाली अपन ने, इस पर डाली, इस पर कोई असर ही नहीं दिखा रही। क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, तो इस पर कोई असर नहीं दिखाया। मतलब क्या हुआ कि भैया इस पर आपका फॉरेन डीएनए जो है वो नहीं जुड़ पाया है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाया है, पुनरेगस डीएनए नहीं बन पाया। ये बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर इंसर्ट हो जाता है यहां पर तो इनमें से एक ना एक तो काम नहीं कर पाता, ये बात है। ठीक है, तो मतलब ये वाला तो अपना काम का नहीं है। फिर दूसरा अपन ने इस पर डाला, एंटीबायोटिक हमारे पास है, उस पर डाली, तो अपन ने एक चीज नोटिस की कि एम्पिसिलिन जब अपन ने डाली ना, एम्पिसिलिन जब अपन ने डाली तो वो तो कोई असर नहीं दिखा पाई। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ तो यहाँ पर रेजिस्टेंट जीन बैठा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने टेट्रासाइक्लिन डाली ना, मैंने टेट्रासाइक्लिन डाली तब वो उसने असर दिखाया। मतलब क्या हुआ कि यही अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यही अपना क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए? क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंट का था वो तो खत्म हो चुका। किसकी वजह से? अपन ने ये जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, इसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो चुका है। तो ये काम किसका? सिलेक्टेबल मार्कर का काम है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, उससे पहले मैं इस पीबीआर की फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी बता दूं। पीबीआर जो है ना, इसके अंदर ये फुल फॉर्म देखो भाई, इस पीबीआर की, इस पी का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ठीक है, इस बी का मतलब क्या है, बोलीवर, बोलीवर। इस आर का मतलब क्या है, रोड्रिग्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पीबीआर में क्या है, पी का मतलब प्लाज्मिड, बी, और ये वो क्या साइंटिस्ट है, बोलीवर और रोड्रिग्स। ठीक है, इन्होंने बनाया था ये। यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं, दो एक्सपेरिमेंट है वो आपको बताऊंगा, और ये एक्सपेरिमेंट समझ गए उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर कुछ बचा नहीं, बस नॉर्मल बातें रहेंगी, वो अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, है ना। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा ये मुझे पता है, लेकिन वो दो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे, उसके बाद में खत्म करेंगे इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की, एग्जांपल की बात करेंगे, है ना। सबसे पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक, जो अभी तक बातें पढ़ी है ना वही बातें रिपीट होंगी उसके अंदर, जो अभी तक मैंने बातें पढ़ ली ना वही बातें रिपीट होने वाली हैं, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैंने क्या लिया, बीकर ले लिया,
बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या है, वेक्टर है, इसके अंदर क्या है, वेक्टर लिया मैंने, ये वेक्टर है जी, कौन सा वेक्टर है, वही ले लेता हूं, PBR 322, PBR 322 वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के अंदर एक दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, अभी पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर क्या है, दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो वो मैं यहाँ पर बना देता हूं, एक इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। बिल्कुल भैया बना दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कट लगाऊंगा, किसकी मदद से, RE की मदद से मैं कट लगाऊंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट लगाऊंगा। और क्या चाहिए मेरे को यहाँ पर, प्लस यहाँ पर चाहिए मेरे को लाइगेज चाहिए होगा, लाइगेज चाहिए, चिपकाने के काम आएगा ना, कट तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगाते हो, लेकिन लाइगेज से चिपकाओगे भी तो। और क्या चाहिए मेरे को, जीन चाहिए, जीन चाहिए, जीन कौन सा, जो मेरे काम का जीन है भाई, जो मेरे काम का जीन है वो चाहिए, ठीक है। जो मुझे देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, भैंस वाला एग्जांपल था, गाय और भैंस वाला, तो मैंने भैंस वाला जो DNA निकाला था, उसमें से जो प्रोटीन वाला जीन निकला था वो मेरे काम का था। वैसे ही अपन रिकमेंड अपन क्यों बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन को जो काम का जीन है यार, वो अपन को किसी होस्ट में भेजना है, ठीक है। तो ये काम का जीन है, वो ये जीन है, ठीक है। चलो जी, अब देखना आगे क्या होता है, ये आपका बीकर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका, ये प्लाज्मा, ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है। ये वाला एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, ये आपका क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये आपका यहाँ क्या था, यहाँ पर जीन था, ये ग्रीन कलर के अंदर दिखा रहा हूं आपको, जीन था। ये जीन जो है इस वाले पर जुड़ गया, इस वाले पर तो क्या हो गया, ये जुड़ गया, ठीक है। इस पर नहीं जुड़ पाया, इस पर जुड़ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई कि इस वाले में जीन लग गया, हमारा कहां लगा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पर लगा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पर ये लग चुका है। अब देखना आप, ठीक है, ये यहां तक प्रोसेस हो गई। अब इसको क्या करेंगे अपन, होस्ट के अंदर भेजेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेंट करेंगे इसका ना, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। ये बातें बता चुका हूं आपको, ऑलरेडी बता चुका हूं, बस करवानी है तो करवानी है, बाकी समझ में तो आपको आ गई होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या करूंगा मैं, ई कोलाई ली मैंने, क्या ली मैंने, ई कोलाई, ये एक ई कोलाई, ये दूसरी ई कोलाई, ये तीसरी ई कोलाई, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन क्या बन सकती हैं, ये मैंने एक बीकर के अंदर ले रखी है ई कोलाई, ऐसे समझो मैंने एक बीकर के अंदर ये तीनों ई कोलाई ले रखी हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं चाहता हूं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, ये क्या अपना RDNA, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये क्या है, ये चला जाए इस ई कोलाई के अंदर चला जाए, लेकिन अपनी कौन मानेगा भाई, अपनी ये मेरे हाथ में थोड़ी ना कि मैं इस रिकॉम्बिनेंट वाले को उठाकर इसके अंदर घुसा दूंगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला जो ई कोलाई है ना, ये वाली जो ई कोलाई है इसके अंदर कुछ भी ना जा पाए, कुछ भी ये जाए ही ना, इनमें से कोई सा ही ना जाए। एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस ई कोलाई के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर ये चले जाए जिसमें अपना जीन नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अपना जीन नहीं जुड़ा हुआ है वो चली जाए, इसके अंदर अपना जीन नहीं जुड़ा हुआ वो चली गई, ठीक है। और एक क्या कंडीशन हो सकती है, ये वाली जो कंडीशन है, ये ध्यान थोड़ा छोटा कर लूं इसको ताकि आपको दिखे सही से, मेरे पीछे ना आ रहा हूं। ये वाली जो है ना इस ई कोलाई के अंदर, एक मिनट कलर चाहिए, कलर 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 कलर, ये वाली जो ई कोलाई है इसके अंदर अपना ये जो काम वाला जो डीएनए RDNA ये चला गया, ये चला गया यार इसके अंदर। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं कि भाई अपने पास में तीन ई कोलाई है। एक ई कोलाई तो ऐसी होगी जिसके अंदर कोई नहीं गया होगा, कोई नहीं जा सकता भाई, दोनों में से कोई नहीं गया। एक ई कोलाई हो सकती है जिसमें ये चला गया होगा, एक ई कोलाई ऐसी है जिसमें ये वाला अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया होगा, ठीक है। जिसमें कुछ भी नहीं गया, जिसमें कुछ भी नहीं गया उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हिंदी में बताऊंगा क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हिंदी में अपुनर्योगज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और इसको क्या बोलेंगे अपन, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट।
ट्रांसफॉर्मेंट। इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने आपको। ये 2 मैंने क्या लिए? वेक्टर लिए। मैंने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, लाइगेज डाल दिया, और अपना मेरा जो काम का जीन था वो डाल दिया। कट लगाया, एक में वो जीन जुड़ गया, एक में नहीं जुड़ पाया। पॉसिबिलिटी यार 50-50 रहती है जो पॉसिबिलिटी, तो ठीक है। तो 50-50 पॉसिबिलिटी, तो एक क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, एक अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। बिल्कुल है भैया, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, किसके अंदर कराया? मैंने ई कोलाई के अंदर करवाया। एक पॉसिबिलिटी है भाई, इसके अंदर दोनों में से कोई नहीं जा पाया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में से एक चला गया। कौन सा चला गया? जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, जो एपोनोलोगस था, वो चला गया। और एक पॉसिबिलिटी क्या है? जिसके अंदर क्या चला गया? अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया। तो जिसके अंदर जाएगा ना, जिसके अंदर बाहर से कुछ भी चला जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट है। जिसके अंदर बाहर से कुछ भी चला जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाए तो यही ट्रांसफॉर्मेंट होगा। कोई सा भी बाहर से चला जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेंट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चले गए, ये क्या? ट्रांसफॉर्मेंट है। चलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे क्या करेंगे? आगे की प्रोसेस देखना, आगे की प्रोसेस देखना। ये तीनों ई कोलाई जो है ना, तीनों ई कोलाई को अपन ग्रो करवाएंगे, ठीक है। तीनों ई कोलाई को अपन क्या करवाएंगे? कॉलोनी बनवाएंगे तीनों की। किस कलर से बनाई है मैंने? अच्छा अलग कलर लेते हैं, चलो। व्हाइट कलर की ये प्लेट है, इस पर अपन ई कोलाई करवा रहे हैं। एक ये ई कोलाई की कॉलोनी है, ये ई कोलाई की है, एक ये ई कोलाई है। तीन ही तो अपने पास में, हाँ 3 ई कोलाई है, तीनों की बनवा ली अपन ने। ये वाली कौन सी है भाई? ये वाली जो ई कोलाई है वो कौन सी है? ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर कुछ नहीं आया था ना, वो वाली ई कोलाई है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर कुछ नहीं आया था, ये वाली है, ठीक है। इसकी कॉलोनी है ये तो। और ये वाली किसकी है? इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये वाली कौन सी है? जो आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली थी ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, कंफ्यूज मत होना यार, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर जो डीए बाहर से जो वेक्टर है ना, वो जो डीएनए वो आ तो गया था, लेकिन कौन सा आया है? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, जिसके अंदर ये अपना जीन नहीं जुड़ा हुआ, अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो नहीं आया। जो ये वेक्टर है ना, यही आ गया, ये वेक्टर है ना, यही ट्रांसफर हुआ है। तो ये अपने काम का नहीं है। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। एक कॉलोनी इसकी हो गई। ये तीसरी कॉलोनी किसकी है? ये तीसरी कॉलोनी अपनी ट्रांसफॉर्मेंट की। किसकी है ये? अपने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की, ट्रांसफॉर्मेंट की। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ये कॉलोनी किसकी है? अपनी ट्रांसफॉर्मेंट की, ठीक है। एक ये इसकी कॉलोनी बनवा ली मैंने, एक इसकी, इन तीनों की मैंने कॉलोनी बनवा ली, ग्रो करवा ली, ठीक है। इस प्लेट पर मैंने कुछ नहीं डाला यार। इस जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट थी, इस पर मैंने कुछ भी नहीं डाला। विदाउट एंटीबायोटिक है ये, नो एंटीबायोटिक लिख देता हूं, आपको थोड़ा आसान रहेगा। नो एंटीबायोटिक, नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक मैंने इस पर नहीं डाली, ठीक है भैया। कोई एंटीबायोटिक आपने नहीं डाली, ठीक है। तो सारी अपनी ग्रो कर रही हैं, कोई एंटीबायोटिक इस प्लेट पर मैंने नहीं डाली, तो सारी की सारी एंटीबायोटिक, सारी की सारी जो है ना कॉलोनी, जो वो ग्रो कर रही है, ई कोलाई की सारी तीनों जो कॉलोनी है वो ग्रो कर रही हैं। अब मैं क्या करूंगा? दूसरी प्लेट ली मैंने, दूसरी प्लेट मैंने ली, ठीक है। दूसरी प्लेट ली मैंने, इसमें क्या कर दिया मैंने? यहां पर मैंने एंटीबायोटिक 2 प्लेट ली मैंने, 2 प्लेट ले ली। चलो थोड़ी छोटी ले लेते हैं प्लेट, ताकि सही से दिखे आपको। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। ये 2 प्लेट ली मैंने। एक में मैंने क्या डाल दी? एम्पीसिलिन डाल दी। एक में मैंने क्या डाल दी? टेट्रासाइक्लिन डाल दी। ये कि टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन क्या है? ये है आपकी एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है, ठीक है भैया। एंटीबायोटिक्स आपने डाल रखी है, इस प्लेट्स पर मैंने डाल रखी है। तो क्या होगा यहां पर? यहां पर क्या होगा? यहां पर कौन कौन सी कॉलोनी ग्रो नहीं करेंगी? इन तीनों ई कोलाई में से कौन कौन सी नहीं ग्रो करेंगी, वो बताओ मुझे। कौन कौन सी नहीं ग्रो करेंगी, कौन कौन सी वृद्धि नहीं करेंगी, वो बताओ। क्योंकि मैंने यहां पर पहले से एंटीबायोटिक डाल रखी है, एम्पिसिलिन भी डाल रखी है और टेट्रासाइक्लिन। एक पर एम्पिसिलिन डाल रखी है मैंने, एक पर टेट्रासाइक्लिन डाल रखी है। अब ध्यान से देखना, अभी दिमाग लगाना अपना, है ना। अब आएगा आपका काम, जो अभी तक पढ़ा है वो सारा काम में आएगा। अभी जो ये वाली कॉलोनी है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ पाया था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आया था, ये नॉर्मल आपकी ई कोलाई है। नॉर्मल जो ई कोलाई है ना, उसके अंदर वो तो यहां पर ग्रो नहीं कर पाएगी।
वो तो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो तो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं कर पाएगी ये तो, ठीक है। फिर बात करूं मैं दूसरी ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, जिसके अंदर आ तो गया था लेकिन अपने काम का जो डीएनए था ना, अपने काम का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो नहीं आ पाया, सीधा का सीधा जो वेक्टर था ना, जैसा का जैसा वेक्टर था वो कहा वही ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, वेक्टर ही ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। तो ये वाली जो है ना ये ग्रो करेगी भाई, ये ग्रो करेगी। अब बोलोगे भैया क्यों ग्रो करेगी, ये क्यों ग्रो करेगी? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो वेक्टर है ना, जो वेक्टर है इस पर क्या लगे हुए हैं, दो क्या लगे हुए हैं, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन का क्या लगा हुआ है, सिलेक्टेबल मार्कर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का लगा हुआ है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां बताया भी था कि इस पर क्या लगे हुए हैं, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट का लगा हुआ है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का लगा हुआ है। तो इस पर जो ये वाली जो है ना, ये वाली जो कॉलोनी है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस ई कोलाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसका? चाहे आप एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट आप एंटीबायोटिक डालो, चाहे आप कौन से डालो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालो, दोनों में से कोई से भी डाल दो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों जीन प्रेजेंट हैं जो रेजिस्टेंट देते हैं किसके प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट देते हैं। तो ये यहां पर भी ग्रो करेगी। दूसरी की बात करूं मैं, ये अपनी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये ग्रो नहीं कर पाएगी, ये ग्रो करेगी, बिल्कुल करेगी, इसमें तो ग्रो करेगी, इस वाली प्लेट में तो ये करेंगी, दोनों ग्रो करेंगी। अब ये वाली प्लेट है, इसके अंदर मैंने कौन डाल रखी है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है मैंने पहले से डाल रखी है, इसके अंदर ये वाली तो ग्रो नहीं करेगी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ पाया था वो तो ग्रो नहीं करेगी। ये वाली ग्रो करेगी जिसके अंदर सीधा वेक्टर ही आ गया था ना, सीधा इस ई कोलाई के अंदर, देखो इस वाली ई कोलाई के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर जो सीधा वेक्टर ही आ गया था, ठीक है, वो तो ग्रो करेगी भाई, वो ग्रो करेगी। अब आप बोलोगे भैया वो क्यों ग्रो करेगी, वो ग्रो क्यों करेगी, है ना, चलो बता देता हूं वो ग्रो क्यों करेगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों थे, टेट्रासाइक्लिन के प्रति भी रेजिस्टेंट है, इसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति भी रेजिस्टेंट है, इसके अंदर कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, दोनों ही एक्टिवेटेड है। आपने कुछ इंसर्ट किया है क्या, कुछ इंसर्ट किया है, कुछ डाला है अंदर, यहां पर तो आपने क्या है, जीन डाल दिया भाई, यहां पर इस वाले के अंदर तो आपने जीन डाल रखा है, ये वाली जो है इसके अंदर तो आपने जीन डाल दिया, तो इसलिए क्या आपने इंसर्ट कर दिया और वो इनएक्टिवेट हो गया, लेकिन यहां पर कुछ डाल रखा है, कुछ नहीं डाल रखा, तो यही तो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है, यही तो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, टेट्रासाइक्लिन के प्रति भी क्या रेजिस्टेंट है, तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका कोई असर नहीं आएगा। फिर मैं बात करूं तीसरी जो कॉलोनी है, तीसरी जो कॉलोनी है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट है, ये भी ग्रो नहीं कर पाएगी, ये ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, ये जीन डाल दिया, इसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन जो वाला सिलेक्टेबल मार्कर था वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो गया और ये भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या पता लगता है, इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या पता चला कि अपने पास कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, किसके अंदर, ये अपने पास 3 ई कोलाई बन गई यार, 3 ई कोलाई बन गई, अपन को कैसा पता लगेगा भाई कौन से वाली ई कोलाई के अंदर अपने काम का जीन है, ये अपन को पता कैसे लगेगा, ये अपन को पता कैसे लगेगा, ये 3 ई कोलाई बन गई मेरे पास में, मुझे तो वो वाली ई कोलाई चाहिए ना जिसके अंदर मेरे काम का जीन आया है, ठीक है। तो इन तीनों ई कोलाई में से काम का जीन किस में है मुझे कैसे पता लगेगा, तो वो कौन बताता है, सिलेक्टेबल मार्कर बताता है। तो वही बात इसने सिलेक्टेबल मार्कर ने यहां पर बताई है, क्या बताई है कि भैया ये तो वाली जो है ना, जो दोनों के अंदर मर गई, दोनों प्लेट्स के अंदर जिसमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपने डाल रखा था, दोनों के अंदर जो मर गई वो तो क्या है आपकी, वो तो क्या है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो वाली ई कोलाई है, ये तो आपके काम की नहीं है, इसको तो फेंक दो, ठीक है। फिर मेरे को क्या पता लगा कि एक जो है ना, एक ई कोलाई जो है वो एम्पीसिलिन में भी ग्रो कर रही है और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रही है। एक तो ऐसी ई कोलाई की कॉलोनी है जो दोनों में ही नहीं ग्रो कर पा रही, दोनों में ही मर गई, वो तो क्या है अपने काम की नहीं है भाई, उसके अंदर कुछ नहीं आ पाया, कुछ भी नहीं आ पाया है उसके अंदर, ठीक है, वो तो अपने काम की नहीं है, उसको तो फेंक दो, फेंक दी चलो अपन ने। फिर मैंने देखा कि एक ई कोलाई की कॉलोनी ऐसी है जो एम्पीसिलिन में भी ग्रो कर रही है और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रही है। ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो काम कर रहे हैं यार, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर अपना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई जीन आ नहीं पाया, अपना जीन जो काम का जीन है वो आ ही नहीं पाया। अगर अपने काम का जीन आ जाता तो दोनों में से एक सिलेक्टेबल मार्कर तो खराब हो जाता, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट हो जाता तो वो इनएक्टिवेट हो जाता, ठीक है। अगर अपना जीन इंसर्ट हो जाता तो वो इनएक्टिवेट हो जाता, तो दोनों में से एक ही काम कर पाता। तो यहां पर दोनों सिलेक्टेबल मार्कर काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, यहां पर अपना जीन नहीं आ पाया, तो जो कॉलोनी दोनों में ग्रो कर रही है वो भी अपने काम की नहीं है, उसको भी फेंक दो।
फिर अपन ने देखा कि एक कॉलोनी जो है ना वो एम्पीसिलिन में तो ग्रो कर रही है लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रही, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रही। तो अपन को पता लग गया कि यही अपने काम की जो है ना, यही अपने काम की इक्वलाई है। क्यों अपने काम की है? इसलिए अपने काम की है क्योंकि इसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर तो काम कर रहा है लेकिन दूसरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, वो जीन जो है ना वो इंसर्ट हो गया इसके अंदर, ये जो जीन है वो इंसर्ट हो गया, इसकी वजह से वो टेट्रासाइक्लिन जो है, वो जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो चुका है। तो इससे अपन को पता लग जाता है कि भैया कौन सी इकोलाई अपने काम की है, कौन सी अपने काम की नहीं है। तो ये वाले अपने काम की है, अपन को पता लग गया भाई इससे। ठीक है, चलो अब एक और एक्सपेरिमेंट है वो और कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास खत्म करेंगे। चलो, लेग जेड जीन, ठीक है, मैंने आपको बताया ना लेग जेड जीन, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्या है आपके वेक्टर हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो एंटीबायोटिक वाले तो बात कर ली अपने, टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन की बात कर ली। अब लेग जेड जीन जो है इसकी भी बात कर लेते हैं। अब लेग जेड जीन है, इसको ज्यादा अपन पढ़ेंगे कहां पर, लेग ऑपेरॉन जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, छठवां जो चैप्टर है उसके अंदर अपन ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर लेग जेड जीन जो है उसको वेक्टर के रूप में कैसे यूज में लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो लेग जेड जीन जो है ना, लेग जेड जो जीन जो है वो लैक्टोज जो है, देखो बैक्टीरिया है, इसको अगर डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा, डायरेक्ट इसको अगर ग्लूकोज मिलेगा तो ये उसको काम में ले लेगा, ग्लूकोज को खा लेगा, बढ़िया मस्त मजा मारेगा। लेकिन वहीं इसको अगर लैक्टोज मिल जाए, इसको लैक्टोज अगर मिल जाए तो लैक्टोज को यार ये डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकता है, डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकता है, लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ना पड़ता है तभी ये यूज में ले पाएगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको तोड़ेगा कौन, इसको तोड़ेगा कौन, तो लैक्टोज को कौन तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये जो लेग जेड जीन है ना, ये जो लेग जेड जीन है ये इस लैक्टोज को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है, गैलेक्टोज में तोड़ देता है। उससे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तो ये बैक्टीरिया यूज में ले सकता है, इसको डायरेक्ट लैक्टोज को डायरेक्ट काम में नहीं ले सकता। लेकिन ये जो लेग जेड जीन होता है एक, ठीक है, ये जो है ना इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा, इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है इसको काम में ले सकता है। अब आपको एक चीज बताऊं, जब ये लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट होता है ना, कौन करता है, ये लेग जेड जीन करता है। उस टाइम पर आप क्या डाल दो, इसके अंदर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ये कैसा कलर देते हैं, ब्लू कलर का कलर देते हैं। कैसे कलर देंगे, ब्लू कलर, ब्लू कलर मतलब लैक्टोज को आप किस में कन्वर्ट करोगे, लैक्टोज में ये जो लेग जेड जीन है ये कन्वर्ट करेगा ना, लैक्टोज को जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा कलर देते हैं, ब्लू कलर दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूं आपको ना। तो लेग जेड जीन को भी सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, पहले लेग जेड जीन करता क्या है उसको पता लग जाए आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। लेग जेड जीन जो है वो करता क्या है, वही करता भाई लैक्टोज को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इतनी बात तो हमें पता लग गई भैया, ठीक है, ग्लूकोज को लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है तो उस टाइम पर कैसा कलर देता है, ब्लू कलर अपन को दिखाई देता है इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, ये भी ठीक बात है भैया। लेकिन अगर मैं इस लेग जेड जीन को खत्म कर दूं, अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो कलर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपन को पता लग जाएगा कि सिलेक्टेबल मार्कर काम, अगर मैं सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम में लूं लेग जेड जीन को, तो अगर मैंने सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम में लिया वेक्टर के अंदर, ठीक है भैया, वेक्टर के अंदर आपने काम में लिया, जैसे अपन टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को ले रहे थे ना, वैसे ही अपन लेग जेड जीन जो है इसको ले रहे हैं। तो मैंने एक वेक्टर बनाया, एक मैंने वेक्टर बना लिया। इस वेक्टर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये लेग जेड जीन जो है ना, इसके अंदर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या लेग जेड जीन, ये क्या सिलेक्टेबल मार्कर है। अगर इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा एक फॉरेन डीएनए जो है मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, मेरे काम का जो जीन है वो इसमें मैंने डाल दिया, तो फिर ये लेग जेड जीन है वो खराब हो जाएगा। लेग जेड जीन है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी चीज में कुछ इंसर्ट करते हो, कुछ डालते हो तो वो खराब हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद में क्या है, ब्लू कलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो अपन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में फर्क कर सकते हैं। पुनर्योगज कौन है, अपुनर्योगज कौन है, वो अपन पता लगा सकते हैं। जैसे अपन ने यहां पता लगा
जैसे अपने यहाँ पता लगाया कि कौन सा अपने काम का है, कौन सा अपने काम का नहीं है, वैसे ही अपन वहाँ पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके भी बता देता हूँ। चलो, जैसे इसके अंदर अपन ने किया वैसे ही मैं उसके अंदर भी करके बता देता हूँ। वही अपन ने क्या ली, एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर क्या है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है जी। इस वेक्टर के ऊपर इस बार कौन सा है, लेगजेड जीन है। कौन सा है, लेगजेड जीन जो है वो क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम ले रहा है। पहले अपन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो बहुत सारे वेक्टर हैं, तो ये अलग वेक्टर है, ये अलग टाइप का वेक्टर है, ठीक है। उसके अंदर कौन सा था, अपन PBR 322 यूज कर रहे थे। ये कौन सा PUC8 एक होता है वेक्टर, ठीक है, ये वो वाला मान लो। तो PBR 322 जो है उसके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन अपन यूज में लेते हैं। यहां पर अपन किसको यूज में ले रहे हैं, ये जो लेगजेड जीन है इसको काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या डाला, वही अपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए काम में लेना पड़ेगा अपन को, कैंची, प्लस लाइगेज चिपकाने के लिए, ठीक है, प्लस क्या लेंगे अपन, अपने काम का जो जीन है, ये मेरे काम का जीन है, ये मैंने ले दिया, इसके अंदर डाल दिया। क्या होगा आगे चलने, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका यार, ये कुछ काम का जीन है, इसका मैंने कलर कर दिया ग्रीन। चलो अब ठीक है, ये आपका बीकर है, ये बीकर है, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भैया इसके अंदर क्या लग जाए, आपका जीन ना लगे, आपका जीन ना लगे इसके अंदर, बिल्कुल हो सकती है, वह कंडीशन तो हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि इसके अंदर जीन लग जाए, इसके अंदर जीन लग जाए, ये लग गया इसके अंदर जीन। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। वही अपन ट्रांसफर करेंगे अभी। चलो करते हैं ट्रांसफर। ये मैं आपको थोड़ा सिंपल करके देता देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो ध्यान से देखो। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भैया ये आ जाए डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला ट्रांसफर हो जाए जिसके अंदर अपने काम की चीज नहीं गई है, अपने काम का जो जीन है वो नहीं ट्रांसफर हो पाया है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर अपना काम का जीन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, ये वाला आ गया। और इसे क्या लगा हुआ है, ये लेगजेड जीन लगा हुआ है, लेगजेड जीन, ठीक है। और एक क्या है अपना, ये दूसरा वाला है, इसके अंदर क्या है, अपना जीन लग गया है, अपना जीन लग गया है। अब मैंने आपको बताया था कि ये लेगजेड जीन जो है ना, क्या काम करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज जो है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ देता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो इसके अंदर लेगजेड जीन बरकरार है, इस वाले वेक्टर के अंदर तो लेगजेड जीन है, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में तोड़ देगा लैक्टोज को। और जब ये तोड़ता है तो उस टाइम में क्या दिखता है अपन को, ब्लू कलर दिखता है। ब्लू क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे अपन तो ब्लू कलर दिखेगा, मतलब ब्लू कलर दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। तो ब्लू कलर दिखने का मतलब क्या है कि भैया ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का नहीं है, ये पुनर्योगज नहीं बन पाया है, पुनर्योगज नहीं बन पाया। अगर पुनर्योगज बन जाता, अगर ये पुनर्योगज बन जाता, रिकॉम्बिनेंट बन जाता, तब तो इसके अंदर कलर नहीं दिखना चाहिए था। कलर दिख रहा है मतलब सिलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है। अगर इसके अंदर अपना काम का जो जीन है वो लग जाता, इसके अंदर घुस जाता, तब तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है सिलेक्टेबल मार्कर। लेकिन ये तो काम कर रहा है, अपना ब्लू कलर दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है, मतलब ये अपने काम का नहीं है यार, ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना। तो फिर अपन ने देखा दूसरे वाले के अंदर देखा अपन ने, इसके अंदर ब्लू कलर जो है वो नहीं आया, ब्लू कलर नहीं आया इसके अंदर। और ब्लू कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने क्या डाल दिया इसके अंदर, जीन डाल दिया इसके अंदर। जीन डाल दिया तो वो इंसर्ट हुआ इसके अंदर, घुसा, और वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। सिलेक्टेबल मार्कर जो था लेगजेड जीन वो इनएक्टिवेट हो गया। इससे अपन को पता क्या लग गया कि भैया ये अपने काम का है। तो ये अपना वेक्टर जो है, ऐसे सिलेक्टिव वेक्टर के अंदर क्या होता है, एक ओराई होती है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है, और सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर कुछ क्लोनिंग साइट होती है, कुछ क्लोनिंग साइट होती है जहां पर आरी जो है वो कट लगाती है, प्रतिबंधन जो है वो कट लगाता है। तो ये वेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया, वेक्टर के बारे में जितनी बातें थी वो सारी अपन ने कर ली हैं। इसके बाद अपन करेंगे आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं थोड़े से वो करेंगे। अब कैसे कैसे चीजें, साधन अपन ने सारे पढ़ लिए, कि कौन कौन से साधन अपन को चाहिए, सारा चीज पढ़ ली अपन ने। अब बस एक्सपेरिमेंट करना है, अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। बस नॉर्मल बातें जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस वही बातें रिपीट होंगी, थोड़ी सी बातें और होंगी, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर काफी लंबा रहा, ठीक रहा। चलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, बहुत आसान करने की कोशिश करी है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।